नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी +1 की जो हिस्ट्री की बुक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय, उसका चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन, उसका ये लेक्चर नंबर 7 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो वीडियो के अंदर डिस्कशन है वो किया था, किस प्रकार से जो लेखन प्रणाली लिखने की जो प्रक्रिया थी वो मेसोपोटामिया के नगर के अंदर जो अंग्रेजी वर्णमाला के जैसे पुट ला इन इस तरह के जो वर्णमाला थी, उनके शब्द थे, मैं ये उन शब्दों के आधार पर वो चिन्हों को प्रदर्शित और उसमें लिखने की कुशलता की वजह से उसने जो लिखने का जो कार्य था, जिन प्रयोग से लेखन प्रणाली का एक जो कार्य था लिखने का, वो किस तरीके से महत्वपूर्ण घटना था वो उनका प्रयोग हुआ था, और उसके अंतर्गत एक साक्षरता दर थी वो मुख्यतः मानी गई थी, क्योंकि उस समय के अंदर जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे और संदेश वाहक के द्वारा संदेशों को लिखा पढ़ा और सुनाया लोगों तक जाता था। तो इस प्रकार से आज का वीडियो ये है कि किस प्रकार से जो लिखने की प्रणाली थी उसका प्रयोग वो किस तरह से किस वजह से किया जाता था और किन माध्यमों के द्वारा ये जो प्रक्रिया प्रयोग में लाई गई थी। तो अन्य मेसोपोटामिया की जो संस्कृति के अंदर उनकी झलक है, पहली झलक उसी के द्वारा पाई गई थी, समझी जा सकती है। तो उनका प्रयोग अब वो किन घटनाओं के माध्यम से, इसका एक जो एग्जाम्पल दिया गया उसके द्वारा हम समझ सकते हैं, और उसके प्रयोग की जो विचारधारा मनाने की उसको हम सीख पाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से वो देख पाएंगे। तो उस प्रणाली को बनाने की जो क्रिया को एक एग्जाम्पल के द्वारा उसका कुछ वर्णन है वो किया गया। तो किस तरीके से वर्णन किया है वो इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। शहरी जीवन, व्यापार, लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया। जिस तरीके से उसके जीवन, व्यापारिक और लेखन कला के बारे में एक राजा के मार्गदर्शन के रूप में जो प्राचीन राजा है उरुक, और उरुक के एक राजा है एन मरकर, उनके बारे में जो सुमेरियन महाकाव्य है, एक प्राचीन महाकाव्य है, उसके अंदर स्पष्ट रूप से वर्णन है वो किया गया है। इस मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। जिस तरीके से उस प्राचीन शहर को वर्णन किया जाता था, जिन कथाओं के माध्यम से जो सुमेरियन महाकाव्य था उनके अंदर वर्णन किया गया था, तो उनकी वजह से ये मान के चल सकते हैं जिस शहर का वर्णन किया गया था उसे अत्यंत सुंदर शहर है वो कहा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मरकर के साथ जोड़ा जाता है। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता था यह कोई नहीं जानता था। अब उस परिघटना के रूप में जब इस वर्णन का किया गया है, लेखन प्रणाली का प्रयोग किया गया है, तो जिस तरीके से व्यापारिक दृष्टिकोण के माध्यम से जो प्रचलन में एन मरकर के साथ उसको जोड़ा जाता है, उसका संबंध विकसित किया जाता है, उसके माध्यम के द्वारा ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से व्यापार होता था और किस तरीके से वहाँ ये प्रणाली अपनाई जाती थी। तो वो कहीं ना कहीं व्यापक स्तर पर उसका अध्ययन है वो वर्णन है वो नहीं किया गया। एन मरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुरत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था। वो अपने शहर के लिए अलग अलग सुंदर मंदिरों और सजाने के लिए, महलों के लिए जो अन्य बहुमूल्य रत्न थे उनके लिए वो धातुएं वो मंगाना चाहता था व्यापारिक दृष्टिकोण के माध्यम से। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुंदूर देश के शासक के पास भेजा था। दूत के राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उसके सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर बढ़ता गया। अब वो जो राजा था तो उन्होंने अपने एन मरकर के साथ जिस परिघटना को जोड़ा गया उनके द्वारा उन्होंने अपने दूत को किसी दूसरे देश के शासक के पास जो धातुएं थी, बहुमूल्य रत्न थे, उनको मंगवाने के लिए भेजा था। और
जिस दूत को भेजा गया था उसे अरट्टा कहा जाता है, उसका उल्लेख जाता है। और जिन माध्यमों के द्वारा वो चला, तो कहीं ना कहीं क्योंकि संकेतों और कुछ जो मैप वगैरह या कुछ नक्शे वगैरह तो पूर्ण रूप से होते नहीं थे, तो रात की सुंदर चांदनी उसकी दिशा डायरेक्शन के बनाने के लिए और उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए सूरज के बताए गए मार्ग के द्वारा उसको समझा जा सकता है और अपने क्षेत्र तक उसका निर्माण जो जाने की प्रक्रिया उसको पूर्ण माना जा सकता है। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहा। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे चूहों की तरह नमस्कार है वो किया था। अब जब वो पहाड़ी दिशा में अरट्टा नाम का जो दूत था वो पहाड़ी दिशा के अंदर अपने गंतव्य स्थान तक बहुमूल्य जो रत्न और धातुएं मंगवाने के लिए वो जा रहा था, तो और पहाड़ी रास्तों के साथ तलहटी के ऊपर आता जाता जब वो सूसा नाम के नगर के अंदर जब वहाँ पर पहुंचा, तो छोटे चूहों के द्वारा उसका नमस्कार तिस्कार है वो किया गया, उसका स्वागत है वो अरट्टा व्यक्ति का किया गया। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। तो जिस रास्ते के जो दुर्गम स्थान था, पहाड़ी इलाका था, उसमें जाने के लिए उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान जो पार करने के लिए उन्हें इनका प्रयोग है वो किया। दूत अरट्टा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया और उसने बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा था। वो जिस तरीके से उसको भेजने का उसका मकसद दिया गया था, वो कहीं ना कहीं लंबी यात्रा करने के बावजूद भी जो अरट्टा नाम का जो दूत था वो उसके मुखिया से जो लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया था, उसका जो जितनी बहुमूल्य उसको लाने के लिए जो रत्न भेजने के लिए भेजा गया था मंगवाने के लिए, वो नहीं ला पाया। इसके बावजूद भी वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरु के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अब इसी के अंदर जब दूत को भेजा गया अरट्टा के मुखिया के पास, तो जितने भी चांदी और अन्य जो बहुमूल्य रत्न थे उनके लाने के लिए जब उसको दिया नहीं गया, तो वो उसके मुखिया को तरह तरह की धमकियां और उसको आश्वासन और एक तरह से उसको समझाने की कोशिश करता रहा। और एनमरकर के लिए मंगवाए गए जो सोने चांदी थे वो, ताकि वो उसके एवज में उसको एनमरकर के लिए सोने चांदी या अन्य बहुरत्न है वो उसको दे पाए और वो ले जा पाए। अंततः में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही बात से व्यक्त ही नहीं कर पाया। उसने एनमरकर के संदेशों को घालमेल कर दिया। वो जिस तरीके से उसके मुखिया के साथ, अरट्टा के मुखिया के साथ बातचीत कर रहा था बहुमूल्य सोने चांदी और इनके लाने मंगवाने के लिए, जिस तरह से उसका प्रयोग किया जा रहा था, तो वो अपनी बात को पूर्ण रूप से व्यक्त है वो नहीं कर पाया। और एनमरकर की जो बातें थी वो कहीं ना कहीं आपस में उसके संदेश को वो मतलब भूल गए, एक तरह से मान सकते हैं, क्योंकि कुछ उसको जितना बताया गया था उन्हीं माध्यम के द्वारा वो इनका प्रयोग है वो कर सकता था, और कहीं ना कहीं लिखित के अंदर कोई संदेश है उसको नहीं दिया गया था, तो वो इन बातों को थोड़ा से दिमाग से स्किप है वो कर गया, हम ये मान सकते हैं। तब राजा एनमरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टियाँ बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। अब जब वो ये बात जब मुखिया जी को पूर्ण रूप से नहीं बता पाया या नहीं कह पाया, तो उन्होंने क्या किया, जो एनमरकर ने जो अरट्टा की मुखिया के लिए अपनी एक चिकनी मिट्टी से जो पट्टिकाओं से बनाए गए कुछ शब्द और जो लेखन प्रणाली थी उनका प्रयोग करने के बाद कुछ भाषा शब्दावली उन पर लिख दी गई। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज है वो नहीं था। अब जिस समय के अंदर मेसोपोटामिया के समय काल के दौरान इन प्रणाली का प्रयोग है वो लगभग मुख्य रूप से नहीं किया जाता था। और जब एनमरकर ने अपने बातों को जो अरट्टा के मुखिया के लिए संबोधित किया और मिट्टी पे उनको लिखा, तो इस समय एक नई भाषा का प्रचलन भी हो गया था। उससे पहले इन तरह की जो कार्यप्रणाली को वो नहीं अपनाया जाता था। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी, तो उसने जांच की। उच्चरित शब्द कील यानी कीलाकार शब्द थे, उसने देखती उसने त्योरियाँ चढ़ गई। उसने पट्टिका पर नज़र गड़ाए रखी। अब जिन माध्यमों के द्वारा उसका संदेश वाहक बनाने के लिए, विचारित करने के लिए, अपने संदेशों को भेजने के लिए उसका प्रयोग किया गया था, तो वो कहीं ना कहीं
जो अरट्टा के मुखिया थे वो उस बात को नहीं समझ पाए कि तो और पूर्ण रूप से इस बात की जो सत्यापित करने के लिए कि ये जो घटना या लेखन प्रणाली का प्रयोग किया गया है, जो वैचारिक शब्दों का अध्ययन किया गया है या उनको सोचा गया है, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकती है। और लेखन प्रणाली के तहत वो इन माध्यमों का इस तरीके से प्रयोग किया गया है ताकि वो इनका जो संबोधन है वो कर पाए और समझ सकें। तो जब उन्होंने ये कीलनुमा, ये जो मिट्टी की पट्टिका के ऊपर लिखे हुए शब्दावलियों को देखा तो बड़ा हैरत हुआ और इस बात से वो अचंभित भी हुआ। तो इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। अब ये जो उदाहरण एग्जाम्पल हमें दिया गया है बताने और लेखन प्रणाली का प्रयोग करने के लिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से निष्कर्ष एनालाइज किया जाता है कि ये शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं झूठी या कुछ कहानी, मनगढ़ंत कहानी हो सकती है, लेकिन किसी न किसी वजह से जब लेखन प्रणाली के प्रयोग के लिए जब इसकी बात की जाती है तो सर्वप्रथम यही बात आती है कि कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टिकोण के लिए ही या संसाधनों का प्रयोग करने के लिए अपने जो संसाधन है उनके लिए कहीं ना कहीं व्यापार के दृष्टिकोण के द्वारा लेखन प्रणाली का प्रयोग है वो किया गया होगा। और व्यावहारिक दृष्टिकोण के माध्यम के ही द्वारा हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति और पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर तक भेजने का साधन तो था, साथ ही उसमें मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक हमें मिलती है। अब जिन तरीकों और माध्यमों के द्वारा इनका प्रयोग किया गया है, इस कार्य प्रणाली के द्वारा सूचना इकट्ठी करना, भेजना, उसको लाना ले जाना, तो इस तरीके से जब हम इसकी परिवेश भूषा और उसकी संस्कृति, कल्चर के बारे में, सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में जिस तरीके से एनालाइज करते हैं, तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं उसके बारे में कि किस तरीके से मेसोपोटामिया की जो संस्कृति, कल्चर थी वो उत्कृष्ट रही होगी, उसकी झलक है वो पाई जा सकती है। और किस तरीके से मेसोपोटामिया के राजा या जनता के द्वारा जो बौद्धिक विकास है वो माना जा सकता है और उनके द्वारा किए गए प्रणाली के द्वारा ही जो लेखन प्रणाली का जो प्रचलन है वो मुख्य रूप से माना जा सकता है, समझा जा सकता है। और जिस तरीके से उनका प्रयोग किया गया था वो आसानी से कहीं ना कहीं लेखन प्रणाली में सहायक है वो हो सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने लेखन प्रणाली के प्रयोग के लिए बनाई गई विधियों का जो प्रयोग है वो किस तरीके से शुरुआती दौर के अंदर मेसोपोटामिया के द्वारा किया जाता था और किस तरीके से उनको माना जा सकता है। तो आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और जितनी भी आपकी जानकारी में बच्चे हैं 10th +1 +2 के तो उन बच्चों को मेरे वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विद दीपक को तो उसे सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, तो तब भी यानी कि उससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आई होप कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे और लगातार अपने नोट्स भी बना रहे होंगे और हेल्प बुक की वजह से भी आप कुछ ना कुछ अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। और ये लॉकडाउन की जो पेंडेमिक जो इमरजेंसी है, हेल्थ इमरजेंसी है, वो लगी हुई है और आई थिंक अभी थोड़ा इसमें टाइम भी लग सकता है। जब तक नॉर्मल जीवन जब तक ना हो तो अपनी स्टडी ऐसे ही हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक के अपने जो नोट्स है वो बनाते रहिए, अपनी स्टडी कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि बेस्ट वे यही आपका मतलब बेस्ट वे यही माना जा सकता है जब आपकी स्टडी है वो कंटिन्यू ही चलती रही। तो थोड़ी थोड़ी चलते रहे, कभी थोड़ी हो कभी ज़्यादा हो, ये तो होते रहता है, लेकिन आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू ही करते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट के आप वीडियो जो लेक्चर आप देख रहे हो उसके बार बार अपना देखने की कोशिश करें। और पहली बात आपको समझ में आ रही होगी, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप बार बार कोशिश कर लें, वीडियो देखने के बाद उसको समझने की कोशिश करें। समझने के बावजूद भी आपको अगर वीडियो लेक्चर है या कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है
तो आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं अपने टीचर को और उसका सलूशन है वो निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।